हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ SN1 और SN2 मैकेनिज्म, जो कि आपका हेलो एल्केन एंड हेरोइन वाले चैप्टर का एक बहुत भयंकर पार्ट है, ऐसा बच्चों को लगता है। तो आज हम इस चीज को बहुत ही इजीली वे में, मतलब बहुत ही इजी वे में समझेंगे और उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन भी बना पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे SN2 मैकेनिज्म। अब सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म देख तो रहे हैं, लेकिन ये SN2 का मतलब क्या है? तो SN2 का क्या मतलब है? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 का मतलब बायोमोलिकुलर, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है। अब बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक तुम्हें पता है कि न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल आकर के सब्स्टिट्यूट करेगा। बायोमोलिकुलर का क्या मतलब होगा? बायोमोलिकुलर का यानी कि इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, वो बोथ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हें यहाँ से ये वाला मिल गया। अब देखो बात क्या है। बात ये है कि अगर मेरे को ना ये रिएक्शन स्टार्ट करनी है, तो ये रिएक्शन कभी भी एक रिएक्टेंट के उस पर स्टार्ट नहीं हो सकती, मुझे दोनों की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। ये दो रिएक्टेंट है इसके पास, दोनों की ही जरूरत है इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, एक कंपाउंड है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो ये जो OH है वो इस पर अटैक करेगा। अब ये OH पीछे से ही क्यों अटैक कर रहा है, मैंने इसको आगे क्यों नहीं लिखा? तो वजह ये है कि जो OH है वो पीछे से ही अटैक कर पाएगा, आगे से अटैक कर नहीं पाएगा। उसका रीजन ये है कि आगे लगा है क्लोरीन। ठीक है। अब क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन एक काफी अच्छा खासा ग्रुप है और बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। तो OH यहाँ पर अटैक करे, ये पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन इसको कभी भी इस तरफ से अटैक नहीं करने देगा। ठीक है। बहुत सारी चीज आएंगी, स्टेरिक इंट्रेंस आएगा, रिपल्शन भी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं बहुत सारे। और OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो रिपल्शन भी कॉज करेगा। तो ये क्या करेगा, ये पीछे से जाके ना छुरा भोंकेगा। ठीक है। ये पीछे से, क्योंकि आगे से ये नहीं कर पा रहा है, इसकी बस की नहीं है। ये पीछे से अटैक करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये पीछे से इसने अटैक करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे ये अटैक करना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे OH कार्बन को अप्रोच करता जाएगा, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत, यहाँ से ये वाला जो स्टेप था ये तो स्लो था, लेकिन ये वाला जो स्टेट आया है इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये इस कंडीशन में कभी रह नहीं सकता ये कंपाउंड। तो ये वाला क्या होगा, एकदम से फास्ट स्टेप होगा। और क्या होगा कि तुम्हारा ये जो Cl वाला बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा और कुछ तरीके से OH ने इसको अटैक किया और ये एकदम कंपाउंड बना लेगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एल्कोहल, और आपका Cl निकल गया। ठीक है। आई होप तुम्हें इतना समझ आया हो। अब तुम देखना कि हुआ क्या। जो रिएक्शन थी वो अकेले तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती थी एक रिएक्टेंट से। क्या अगर मेरे पास OH नहीं होगा, क्या ये रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, हो ही नहीं सकता। ठीक है। मुझे OH के बिना ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। और इसके बिना भी, इस वाले कंपाउंड के बिना भी OH बेचारा करेगा कि किस पे अटैक करेगा? किसी पे नहीं। कुछ कोई है ही नहीं इसके पास अटैक करने के लिए। तो क्या होगा, इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए ना मुझे दोनों रिएक्टेंट की जरूरत है। ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि बायोमोलिकुलर है। क्यों? क्योंकि इसका रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे या दोनों रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं इस वाले रिएक्टेंट और ये जो प्रोडक्ट बना है, इन दोनों का कन्फिग्रेशन देखूं, यानी कि स्ट्रक्चर देखूं, तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे Cl इस तरफ लगा है और यहाँ पर OH इस तरफ। यहाँ पे ना ग्रुप को मत देखना, तुम केवल स्ट्रक्चर को देखो। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना इसको उठा करके पलट करके ना यहाँ रख दिया है ना? ऐसा ही लग रहा है ना? इसको उठा करके पलट करके यहाँ रख दिया है। बस ग्रुप मत देखना, ग्रुप ही चेंज हुआ है, लेकिन कन्फिग्रेशन देखो, कन्फिग्रेशन भी चेंज हुई है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया है। किसका? जो रिएक्टेंट था ना, उसकी कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो गया है। तो मुझे SN2 रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मुझे देखने को मिलता है मेरी SN2 रिएक्शन में, कन्फिग्रेशन। ठीक है। और रेट ऑफ द रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? बोथ ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। हमें इतना समझ आ गया है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। अगर मैं इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ, यानी कि कौन सा कार्बन कितनी जल्दी रिएक्शन को करवाएगा, सुपर फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, तो SN2 वाले केस में सबसे जल्दी जो रिएक्शन होगी वो प्राइमरी कार्बन पर होगी, देन सेकेंडरी पर, देन टर्शरी पर। और अगर आपका केवल एल्केन आता है, ठीक है, मतलब सुपर प्राइमरी बोल सकते हैं, तो उस पर हो जाएगी। यानी कि एल्केन मतलब
नॉर्मल सा मीथेन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ऐसा होता क्यों है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर तो देखो क्या है, छोटे छोटे से हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को ना तुम ऐसे नर्सरी क्लास के बच्चे समझ लेना। अगर तुम 12th में हो तो हाइड्रोजन तुम्हारे लिए, अगर OH 12th क्लास में है, ठीक है, तो हाइड्रोजन उसके लिए नर्सरी क्लास के बच्चे हो गए। क्या हो गए? नर्सरी क्लास के बच्चे। तो जब OH यहाँ पे अटैक करेगा, ये नर्सरी क्लास के फिद्दू फिद्दू से बच्चे हैं, ये OH ना इनको ऐसे साइड में करते हुए आराम से इस पर अटैक कर पाएगा, है ना, आराम से कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन तुम्हारा कैसा है, प्राइमरी है, केवल एक ही कार्बन है यहाँ पे। प्राइमरी क्या, तुम इसको नॉर्मली, अभी तो ये कुछ भी नहीं है ना, प्राइमरी है, तो सुपर प्राइमरी हो गया, सुपर प्राइमरी हो गया, ठीक है, तो आराम से अटैक कर पाएगा। तो यानी कि सबसे पहले एल्केन पर कर लेगा बिल्कुल, जो सुपर प्राइमरी है, कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने एक और कार्बन को अटैच कर दिया, तो अब ये OH है, ये 12th क्लास में, कार्बन भी मतलब है, मान लो 10th क्लास का है, तो यार 10th क्लास के बच्चों में भी यार रॉब होता है, वो भी 12th वालों को ज्यादा क्वेश्चन समझते हैं। तो ना जब ये आएगा यहाँ पे, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस पर ना मतलब इसको थोड़ा सा होगा, इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी यार, थोड़ा सा ना ये रॉब छाड़ेंगे, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, तो थोड़ी सी इसको दिक्कत हो जाएगी इस पे अटैक करने, लेकिन ये फिर भी अटैक आराम से कर पाएगा। तो प्राइमरी हो गया। लेकिन अगर मैंने एक और कार्बन लगा दिया यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिया, अभी क्या हो गया, अभी सेकेंडरी हो गया। तो यानी कि दो 10th क्लास के बच्चे आ गए और एक 12th का। तो कहते हैं आ मैं तुझे देखता हूँ, तो कहते हैं सुन, तेरा सीनियर हूँ, चुपचाप जाने दे मुझे। तो ये फिर भी जाकर के थोड़ा सा मतलब इनको बातचीत करने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो सेकेंडरी में भी इसको थोड़ा सा टाइम लग गया अप्रोच करने में, बट इसने कर लिया। टर्शरी यानी कि तीनों कार्बन हो गए। अब ये 10th क्लास के ना तीन बच्चे पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ये 30 मार्क का है, 30 मार्क है। तो ये जब OH आता है ना, तो ये तीनों से ना एकदम से भिड़ से जाते हैं, ये क्या क्या समझता है तू 12th में, तो क्या सीनियर है क्या तू? तो कहता है देख भाई, सीनियर तो मैं हूँ, इसलिए चुपचाप मुझे जाने दे, अदरवाइज तो मैं तेरी प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा और तेरे घर वालों को भी बता दूंगा। तो फिर इनको भी बातचीत करने में और ज्यादा टाइम लगा, लेकिन इसने अटैक किया, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लग गया अटैक करने में, तो इसलिए टर्शरी सबसे देर में रिएक्शन होगी। यानी कि सबसे पहले रिएक्शन किसमें होगी, जब कार्बन अकेला है, ठीक है, अगर उसमें और भी कार्बन जुड़ते जा रहे हैं तो टाइम लगता जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है SN2 मैग्नेज्म का। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना समझ आया हो। चलो अब हम चलते हैं SN1 की तरफ। ठीक है, हम SN1 रिएक्शन को देखते हैं कि SN1 मैग्नेज्म कैसे होती है। SN1, अगर SN1 की बात करूं तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर, यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनिमोलिकुलर, बस डिफरेंस इतना है। ठीक है, अब यूनिमोलिकुलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा ना, रेट ऑफ द रिएक्शन, वो केवल किसी एक रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगा, केवल एक रिएक्टेंट पर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन वन रिएक्टेंट ओनली। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे भी OH से, अब यहाँ पर तो OH मैं आगे और पीछे दोनों साइड लिख सकती हूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर इसमें रिएक्शन होगी तो बनेगा तो इसमें भी वही जो वहां पे बना था। ठीक है, लेकिन वहां पर जो प्रोसेस, वहां एल्कोहल तो वहां पे भी बना था, एल्कोहल यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन दोनों के प्रोसीजर में ना फर्क है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसका स्टेप फर्स्ट दिखाऊं, तो स्टेप फर्स्ट में इसमें क्या होगा, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये टर्शरी कार्बन जो है, ये क्या करेगा, रिएक्शन ना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी एक की प्रेजेंस में, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है और ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहाँ पे तीन एल्काइल ग्रुप लगे, अब जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना डोनेट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब ब्रोमीन तो है ही चतुर चालाक, इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा ये बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन्स लेकर के भाग जाएगा। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस कार्बन पर, और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के रफा दफा। ये देखो,
ठीक है। अब देखो, अब मुझे तो ना OH की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ये अपने आप ही क्या हो गया, ये अपने आप ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अब जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बन गया, ठीक है, तब अब इसके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक ना और इजी हो जाएगा, क्योंकि OH के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो न्यूक्लियोफाइल तो देना ही चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन किसी को, तो ये क्या करेगा, ये अब इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे कोई भी इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ना आगे ना पीछे, ठीक है, तो ये आराम से इसको दे सकता है। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया। अब देखो, हमें ये चीज समझ आ गई। अब मैंने वहां पे देखा था कि वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर वहां पे तो था तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं रिएक्टिविटी एज ऑफ SN1, तो जो SN1 है, SN1 में सबसे ज्यादा टर्शरी होता है, देन आपका सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब बात आती है कि इसमें टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, उसके बाद फिर जो रहता है वो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब तुम देखो, यहाँ पे ना मैंने क्या बोला, ये डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 ग्रुप होंगे, कार्बन के 3 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तो 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस पर होंगे, उतनी जल्दी ये वाला Br वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं एक ग्रुप को हटा दूं, केवल 2 है, तो 2 थोड़े से ही दे पाएंगे, और बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक को भी, इसको भी हटा दूं और केवल एक ही बचे, तो इसके लिए तो बॉन्ड को तोड़ना मतलब थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो बॉन्ड थोड़ी ज्यादा देर में टूटेगा। यानी कि सबसे जल्दी बॉन्ड जिसमें टूटेगा, उसमें ही सबसे जल्दी रिएक्शन होगी। तो सबसे जल्दी बॉन्ड टूटेगा आपका टर्शरी में, देन आपका सेकेंडरी में, और देन आपका प्राइमरी। ठीक है, तो देखो हमें क्या हुआ था, हमें ना SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन देखने को मिला था। इसमें मुझे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मतलब नहीं देखने को मिलेगा, इसमें रेसमाइजेशन तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से चीजें हो सकती है यहाँ पे रिटेंशन, क्योंकि ये जो OH है वो आगे और पीछे दोनों से ही क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, दोनों ही तरीके से ये अटैक कर सकता है। इसलिए तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे ना कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जो कि तुम्हें SN2 वाली रिएक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटाइन। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ में आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी ना, तो प्लीज लेट मी नो, ओके। कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो तुम्हारे जो भी डाउट है।